नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। देश में एक तरफ कई वर्ग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वर्ग के लोग खुद को आरक्षण के दायरे में लाए जाने की मांग उठा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल मुख्यतः कांग्रेस वो जाति जनगणना का मुद्दा उठाए हुए। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से एक नया ही मामला शुरू हो गया और वो मामला है कोटे में कोटे का। जी हाँ, एससी वर्ग में खासतौर पर यानी अनुसूचित जाति वर्ग में जितनी भी जातियां समाहित हैं उनमें भी कोटा प्रणाली बनाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। यानी मान लीजिए एससी वर्ग की 100 उपजातियां हैं तो उनमें कोटा सिस्टम किस प्रकार से लागू हो, इस बात के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जिससे कि सभी एक ही यानी वर्ग के जितनी भी जातियां हैं उन सबको उसका लाभ मिल सके आरक्षण पद्धति का। और इसका अभी कहें कि विश्लेषण ही चल रहा है, बहुत खुलकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन बिहार में जरूर चिराग पासवान की जो पार्टी है उसने इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई। आपको याद दिलाएं कि पंजाब इसके पहले ही ऐसा फैसला लागू करने की कोशिश कर चुका था, जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर तब खत्म कर दिया था। अलग अलग राज्यों में एससी एसटी वर्ग की अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो केवल एससी वर्ग के लिए आया है। तो एससी वर्ग में कोटे में कोटा एक तरीके से कहें क्रीमी लेयर पर ये नकेल कसने की कोशिश है। क्रीमी लेयर वो जो भले ही आरक्षित वर्ग से आते हों लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, वो बड़े पदों पे पहुंच चुके हैं, उनकी सालाना जो आय है वो लाखों में है, तो उनको क्रीमी लेयर कहा जाता है। और क्या ये क्रीमी लेयर को पीछे छोड़ करके जो वाकई निर्धन वर्ग है उस तक क्या आरक्षण का लाभ पहुंचाने की कोशिश है, इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी हैं इंदौर से। सर आपका स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। और पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ में। तो चूंकि अभी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है, इस पर बहुत ज्यादा खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं कि क्या रिएक्शन आ रहे हैं, किससे किसको किस बात का बुरा लग जाए, तो इसलिए पूरा विश्लेषण चल रहा है। ऐसे में हम पत्रकारों के साथ में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को समझेंगे। सबसे पहले राजेश जी आपके पास आना चाहेंगे। ये जो कोटे में कोटा आया, कैसे देखते हैं आप? ठीक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जो बड़ी बेंच ने फैसला लिया, तो क्या स्थितियां बन रही थी जो इस तरह का आदेश देना पड़ा? दीपेश जी, ये जो कोटे पे कोटे की बात है या फिर सीधे सीधे बात करें क्रीमी लेयर की, तो ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं कि इतने 300 फैमिलीज में से ही सारे के सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं। उसके अलावा जैसा कॉलेजियम सिस्टम जुडिशरी का है, ठीक वैसा ही सिस्टम क्रीमी लेयर का है। क्योंकि जो एक बार कलेक्टर बन गया, भले वो 47 में कलेक्टर बन गया या 50 में या 52 में, अब उनका पोता भी आज आईएएस बनेगा। आप स्पेशली देखिए मीणा फैमिलीज में, आप देखिए उनके मतलब राजस्थान में बहुत बड़े बड़े घर हैं, मतलब इतने इतने बड़े घर हैं उनके, बहुत सारे जानवर हैं, खेती है, सारी मशीनें हैं, लेकिन रिजर्वेशन है। तो मध्य प्रदेश में ही आपको कम से कम मतलब इतने बड़ी संख्या में मीणा आईएएस आईपीएस और जो ये वाले मिल जाएंगे, जो स्टेट वाले जो एसपीएस और एसएएस मिल जाएंगे। तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब ये मतलब असंवैधानिक क्यों है कि अभी तक ये क्यों ना किया गया है, क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही काफी देर से इस पर ऑर्डर दिया है, बहुत सही ऑर्डर दिया है। और इसका आप सोचिए कि जब ओबीसी में क्यों आपने क्रीमी लेयर किया। अगर क्रीमी लेयर गलत थी तो ओबीसी के लिए भी गलत थी, और सही थी तो एसटी के लिए भी और एसटी के लिए भी। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ना पढ़ने की ना कुछ की, और वो गरीब के गरीब ही है। उनके यहाँ से भले ही कितना भी होशियार बच्चा होगा वो आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है। इस तरीके से अब एसटी पे भी आना चाहिए, ऐसा लगता है भविष्य में कहीं ना कहीं कोर्ट शायद उस पर भी ध्यान दे। एसटी में भी जो लोग ऊपर आ गए हैं बस वही हैं, बाकी तो बेचारे वही जो काम कर रहे थे, उनकी पीढ़ियों से कर रहे थे, वही कर रहे थे।
तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर, मजबूरी चिराग पासवान जी ने कुछ कह दिया, लेकिन उनकी मजबूरी अपने लोगों को खुश करने की है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो लोग वंचित हैं, जो असल में वंचित हैं, क्योंकि क्रीमी लेयर के जो लोग हैं, ये उनके रिजर्वेशन के बेनिफिट को खाए जा रहे हैं। तो जिसको जरूरत वाकई में है, और ऐसे तो आप ना 100-200 साल तक भी अगर रिजर्वेशन रहेगा तो वो नीचे का आदमी नीचे ही रह जाएगा। एक बार ये स्थितियां आएंगी तब पूरा सही तरीके से रिफाइन होके ऊपर, नीचे के लोग ऊपर आएंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ चिराग पासवान भी क्यों कह रहे हैं भाई। उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं और पांचों आप समझिए कि करोड़पति अरबपति लोग दलित कोटे से आते हैं, रिजर्वेशन कोटे से आते हैं, लेकिन पांचों के पांचों जो सांसद हैं, कोई किसी के परिवार वाले कलेक्टर, कोई एसपी, कोई आईएएस, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई कुछ ऐसे लोग, सब राजनीतिक पर, लेकिन वो रिजर्वेशन के तहत इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये तो वहाँ हालांकि ऐसे केवल बेचारे पासवान की पार्टी में, ऐसे तमाम पार्टियों में है, लेकिन अभी वो पार्टी गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भानु जी, आप क्या सोचते हैं सर, ये कोटे में कोटा व्यवस्था होना चाहिए? हालांकि 7 जजों की बेंच थी, 6 सहमत थे, एक वो कह रहे थे कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, इतना उपजातियों में बांट करके कोटा या रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। कैसे देखते हैं सर? भानु जी का ऑडियो। हाँ। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस हालात में ये एक फैसला है जो आरक्षण में आरक्षण की बात करता है, पर इसका कुछ 2-3 मुद्दे देखने लायक है, समझने लायक है। पहली बात तो ये है कि अगर एक पीढ़ी सक्षम हो गई है तो दूसरी पीढ़ी को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये जो अभी जिक्र हो रहा है चर्चा में कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अफसर और मंत्री और विधायक और सांसद होते चले जाते हैं, ये क्या है। दूसरी बात ये है कि अगर ये जो हमारी व्यवस्था है अभी आरक्षण की, इसमें जो आरक्षित वर्ग हैं उनका जो ऊपरी हिस्सा है, जो पहले से ही काबिज हो गया है आरक्षण के लाभ से अच्छी जगहों पर, असल में जो असली वंचित है, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जिन्हें वाकई जरूरत है मदद की, उनको सामने लाने और इस सुविधा तक ले जाने का कोई तंत्र नहीं है हमारे पास, कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। हम उसी वर्ग से पूछते हैं और वही लोग सामने आते हैं जो पहले से काबिज है उसमें। तो ये एक बड़ा दोष है जिसका लाभ कुछ लोग उठा रहे हैं और इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी को लाभ नहीं मिला और सच बात है कि अगर ये ऐसा चला तो कभी नहीं पूरा होगा लक्ष्य इसका। और इसके अलावा ये बात है कि क्रीमी लेयर की जो बात है, उसका आशय भी है कि जो सक्षम हो गए हैं उनको चिन्हित किया जाएगी, ये सक्षम हो चुके हैं और अब इन्हें आरक्षण का लाभ की जरूरत नहीं है। पर जो 8 लाख का एक सीमा है क्रीमी लेयर मानने की, सालाना आय 8 लाख होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इस पे भी पुनर्विचार करना चाहिए। 8 लाख कहाँ रह गए? आप देखिए वैल्यूज बदल चुकी है और यह सीमा कब तय हुई थी पता नहीं, काफी साल हो गए इस बात। जी हाँ। नहीं, इसका एक मजेदार उदाहरण अभी आया सामने। ईडब्ल्यूएस कोटे का रिजर्वेशन खाली रह गया। एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती होनी या ऐसा कोई संस्थान था, उन्होंने कहा साहब ये तो खाली रहेंगे। क्यों रहेंगे खाली? क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस के लिए जो नियम है वो है 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, और वो प्रोफेसर या ऐसी कुछ पोस्ट थी जिसकी सैलरी ही 1.5 लाख रुपए महीना कम से कम होती है। अब बताइए 8 लाख वाला कहाँ से ईडब्ल्यूएस कोटे में पहले पहुंच जाएगा? तो ऐसे विसंगति वाले नियम है इस देश में कि अगर ये आपने तय कर दिया और सीट खाली है, तो एक बार ऐसा प्रश्न आया था स्टेट में, मैं साल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि वो जनरल में कन्वर्ट किया गया आदेश देके कि जो सीटें खाली रह गई वो कम से कम किसी को मिले तो जनरल में कन्वर्ट कर नहीं, लेकिन अभी यही है कि वो खाली रहेंगी, उनको पता है कि खाली रहना और खाली रहेंगी। तो ऐसे तो मजेदार नियम इस देश है। रवि जी, क्या दिक्कतें हो सकती हैं सरकारों के सामने? अब गेंद तो सरकारों के पाले में चली गई है, क्या कर पाएंगे? ये भी कोई क्या ऐसा विवादित मुद्दा है जिस पर जो जाएगा वो हाथ डालेगा, वो हाथ जला बैठेगा? बिल्कुल दीपेश, देखिए हालांकि इस फैसले के बाद जो है वो राजनीति भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और सामाजिक जो बदलाव आने वाला है वो तो खैर है ही, क्योंकि कई जातियां अगर देखा जाए तो जो अब तक लाभ लेती रही हैं, भले ही वो उनकी संख्या उतनी नहीं है, या उसी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अनुसूचित जनजाति में अब गोंड और मध्य प्रदेश की बात कर ले तो गोंड और भील 2 बड़ी जातियां हैं। अब इनमें कौन ज़्यादा है कौन नहीं है, ये अगर आपको तय करना पड़ेगा तो फिर उस हिसाब से बंटवारा भी होगा आरक्षण का।
तो स्वाभाविक तौर पर ये तो एक सामाजिक बदलाव वाली बात हो गई। जहाँ तक सियासत वाली बात है तो आप देखिए कि सियासत में भी जो लोग अभी तक जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कहीं अगर अब इसमें अगर जातिगत जनगणना फिर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हाँ, पता कैसे पता चलेगा कैसे एसटी चलेगा? एससी में कि कौन किस जाति में कितना ज़्यादा है। तो स्वाभाविक तौर पर आप देखिए कि कहीं ऐसा ना कि वो पासा उनको उल्टा पड़ जाए। तो क्योंकि इसमें अभी तक जो इस तरह की जातिगत जनगणना की राजनीति की बात कर रहे थे, मुझे लगता है एक तो सबसे बड़ा उसमें भी कहीं ना कहीं आएगा। आप देखिए 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, उसमें कैसी ओबीसी को लेकर राजनीति मची कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल जो है और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल का उदय हुआ और वो मतलब सत्ता में भी आए और आज भी जो है वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। तो ये दिखाता है कि जो जातिगत आधार पर जो आरक्षण का जो मुद्दा है वो कितना प्रभावी है और उसको लेकर राजनीतिक दल किस तरह की सियासत करते रहे। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार जातिगत जनगणना का मामला विपक्ष उठा रहा है, खास करके कांग्रेस के इस मामले को तूल दे रही है। तो ये अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद लेकिन सारे के सारे चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखिए जो 6 जज हैं जिन्होंने इसके पक्ष में फैसला दिया है, स्वाभाविक तौर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा, जस्टिस गवई ने कहा कि भाई क्रीमी लेयर की पहचान जरूर होना चाहिए। और दूसरे जो जज हैं मित्तल, उन्होंने कहा कि भाई देखिए किस तरह से जातिगत व्यवस्था को ये आरक्षण जो है वो पैदा कर रहा था। तो तमाम उन पहलुओं पर विस्तार के साथ उन्होंने कहा है कि कैसे इसका बंटवारा होना चाहिए, जैसे अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति, क्योंकि अभी 2 ही जाति के लिए ये बात आई है, ओबीसी को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि ये 2 जातियों को लेकर फैसला है। तो अब स्वाभाविक तौर पर इनमें भी इतनी ज़्यादा उपजातियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कि आप उसके आधार पर निर्धारण करना पड़ेगा। और फिर क्रीमी लेयर अगर तय होगा तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे जो करोड़पति हो चुके हैं, लेकिन उन गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा जो इसके वास्तविक हकदार है, जो आज भी जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ऐतिहासिक फैसला है और निश्चित तौर पर इससे सियासत में भी बदलाव आएगा और सामाजिक जो परिदृश्य है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला जी। है। लेकिन राजेश जी, वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, जो कि डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के ही वंशज हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं इस फैसले का। वो कह रहे हैं कि ये फैसला समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि पिछड़ापन का निर्णय किस आधार पर किया जाएगा, बताइए। देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी ने या तो संविधान पढ़ा नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। आर्टिकल 14 और 15 कहता है कि आर्टिकल 14 समानता की बात करता है और आर्टिकल 15 बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट किसी से। तो ये तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ना। हम अपनी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से हमारे जो नीति निर्धारक तत्व हैं उनकी तरफ को बढ़ता हुआ, चाहे कॉमन सिविल कोड हो, चाहे ये वाली स्थिति। क्योंकि देखिए, कोई एहसान नहीं किया गया था SC ST को रिजर्वेशन देकर। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो उस समय के जो नेता लोग थे या हम और आप जो सवर्ण लोग हैं अपन ने कोई एहसान किया था। दरअसल इसके पीछे जो मेन जो उस समय के अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर को लोग इसका दोषी मानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अकेले थोड़ी कर सकते थे। पूरे के पूरे हर जिसमें सवर्ण ज्यादा थे, सवर्ण लोगों ने भी माना कि ये लोग पिछड़े हैं, इनको ऊपर लाना है। तो उस समय उन लोगों ने ऊपर लाने के लिए रिजर्वेशन किया, पर उन्हें नहीं मालूम था कि ये रिजर्वेशन का फायदा कुछ चंद परिवार ही ले जाएंगे और बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर प्रकाश अंबेडकर जी कुछ भी कहते हैं तो वो रिलीवेंट नहीं है। 6 जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, प्रकाश अंबेडकर जी उनके सामने कानून की ABCD भी नहीं जानते हैं। अगर उनको अपन पूरी व्याकरण पढ़ने का पारंगत माने तो उनके सामने ABCD भी नहीं आती है इनको। एक बात ये है। दूसरी बात ये, हर आदमी अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, जबकि एक बार सोचना चाहिए। आप जो जाति आधारित जनगणना के पीछे जो लोग भी लगे हैं, ये समाज को बांटने का काम है। क्या जरूरत है जाति आधारित? अच्छा, फिर जाति आधारित जनगणना इतनी ही अच्छी थी तो फिर क्यों इतने समय से कांग्रेस ने उसको नहीं होने दिया? और ये आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि दीपेश जी की अंग्रेजों ने जातियां अपने यहाँ उतनी थी नहीं जितनी अंग्रेजों ने बना दी। 4000 जातियां बनाई थी उन्होंने, 4000 कास्ट। आप बताइए, हम और आप समाज में रहते हैं, दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं, गिनी चुनी कास्ट हैं, मुश्किल से 10, 15 या 20 कास्ट होंगी। ये 4000 कास्ट लेके आ गए वो, और उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक था
अच्छा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, ये आपको किसी भी रिलीजियस किसी भी धार्मिक किताब में नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों के बनाया हुआ है ये, कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हमको जो अंग्रेज करके गए बांटने का काम, क्या वही वही हमारे नेता भी करेंगे? इससे सारी की सारी पॉलिटिक्स को ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो आज भी जिनको कुछ नहीं मिल पाया है, जिनको इतने अच्छे जो सिस्टम रिजर्वेशन के बावजूद वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए हैं, उनके बच्चे आज भी वही कर रहे हैं। कैरी कोर्ट ने कहा आरक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए, ये कोर्ट को अब कहना पड़ रही बात, बताइए। यही नियम होना चाहिए और कोर्ट का जो ये निर्णय है बहुत ही स्वागत ही होगा। बिल्कुल भानु जी, इसमें आप क्या जो भाई मुश्किल लग, देखिए हमारे देश में आरक्षण ऐसा मुद्दा, जरा आपने हाथ लगाया और वो भभक उठता है, जल उठता, मतलब भाजपा की सरकार ही जाते आते बचिए चली गई थी 18 में, तो एमपी में वो ने फैला दिया कि आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा, अभी भी यही। तो ये चीजें जबकि सब जानते कि वो, तो फिर कहना पड़ा भाई नेताओं को कि कौन माई का लाल है जो आरक्षण खत्म, तो यहाँ तक स्थितियां पहुंच गई, तो ये इसको तो कोई छुएगा नहीं। हाँ, आरक्षण का पूरा जो अगर शोषण कहें, मैं कहूँ फायदा कहूँ तो कम पड़ेगा, शोषण कहें तो आरक्षण का शोषण सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों ने किया है। जितना फायदा उस वर्ग को नहीं मिला, उससे ज्यादा राजनीतिक लोगों ने उसका फायदा उठाया है। मैं इस आदेश को केवल सियासत के नजर से देखने के पक्ष में नहीं हूँ, वो एक असर है उसका, अपनी जगह है बात, वो बहस है, लेकिन दो पहलू इसके बड़े हैं, एक आर्थिक पहलू और एक सामाजिक पहलू। आर्थिक में जो क्रीमी लेयर की बात हो रही है, मेरे ख्याल से पिछड़ेपन या वंचित रहने का एक जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो आर्थिक आय का सवाल है। पैसा कितना मिलता है, कितना है, कितनी संपत्ति है आपके पास। मेरे ख्याल से वो एक ही इंडिकेटर है जो ये सारे फर्क को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। दूसरी बात, मैं सामाजिक पक्ष इसका ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ कि आप एक थोड़ी देर के लिए मेरे इंदौर से नजदीक झाबुआ जिले में चले जाइए और थोड़ा इंटीरियर में चले जाइए, वो बेचारे जानते भी नहीं है कि उन्हें क्या लाभ मिल रहा है और क्या लाभ मिल सकते हैं। तो दरअसल उसका जो लक्ष्य है आरक्षण का, वो ये लोग हैं जिन्हें अभी मालूम ही नहीं है कि 70 साल में क्या लाभ मिल रहा है उसका, उन तक पहुंचा ही नहीं है वो। तो ये सबसे बड़ी विसंगति है जिसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बात यही कि दूर नहीं हो पा रही। रवि जी, दिक्कतें अच्छे टेक्निकल अगर हम बात करें, राजनीतिक दलों को तो छोड़िए, लेकिन अगर कोई राज्य सरकारों को भी भाई करने जाएंगी तो कैसे, फिर उनको गिनती करना वो तो ठीक है, लेकिन भाई जो इसका फायदा उठा रहे वो भी पूछ रहे हैं सवाल कि भाई फिर आप कैसे तय करेंगे। आर्थिक आधार बोल रहे हैं भानु जी की भाई जिसके, लेकिन उसका भी पैरामीटर कुछ हो। अब मजेदार बात आप देखिए, अब जिनके घर में 4 पहिया गाड़ी है वो भी 5 किलो राशन ले रहे हैं। अगर आप आर्थिक आधार की बात करेंगे तो कई लोग फर्जी ले रहे हैं प्रॉफिट, लाडली बहना पता नहीं कितनी निकल जाएंगे जिनके आलीशान बंगले होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें क्या इम्प्लीमेंट कर पाना आसान होंगी कि आप ऐसा वर्ग बना दे, इससे क्या और वर्ग संघर्ष नहीं बढ़ेगा? नहीं दीपेश जी, देखिए अभी एक पूजा खेटकर का मामला हुआ जो जिन्होंने ओबीसी कोटे से दाखिला यूपीएससी में सेलेक्ट हुई, लेकिन जब वो मामला उठा तो स्वाभाविक तौर पर उनकी आय को लेकर भी हुआ कि भाई 8 लाख तो इनकी आय है, इनकी तो पिता खुद आईएएस हैं तो उनकी आय इतनी है, इनके फिक्स डिपॉजिट ही करोड़ों के हैं एप्लीकेंट की। तो तमाम चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं है कि आप इसको धोखाधड़ी करके इसका लाभ उठा सकें। लेकिन सवाल, क्योंकि अब देखिए समाज भी बहुत जागरूक है और जो चयन करने वाली संस्थाएं हैं वो भी ऐसा नहीं सतर्क हैं। अब सवाल ये भी है कि निश्चित तौर पर ये जो आपने सवाल किया कि भाई इसका कैसे निर्धारण होगा, तो मुझे लगता है कि जो विषय विशेषज्ञ हैं निश्चित तौर पर इस फार्मूले को कैसे लागू करेंगे। सबसे सहज फार्मूला तो यही होना चाहिए कि उस वर्ग में, चूँकि देखिए एसटी एससी की जनगणना तो पहले ही हुई है जातिगत आधार पर, तो स्वाभाविक तौर पर उसमें कोई नया सवाल ये भी नहीं है कि इनकी जातिगत जनगणना क्यों की जा रही है, क्योंकि वो तो होती ही है। तो अब अगर जो अगली जनगणना होगी तो स्वाभाविक तौर पर उसमें उस जाति में अलग अलग जातियों का डाटा इकट्ठा होगा और उसके आधार पर उनकी जो संख्या है, क्योंकि अभी मोटे तौर पर तो यही इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो जनसंख्या के आधार पर जो है उसका आरक्षण का कोटा तय किया जाए। मगर हाँ, ये तय है कि फिर मतलब उन अधिकारियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी फार्मूला तय करना
जो भर्ती करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें पहले तलाशना पड़ेगा कि अनुसूचित जाति में अगर गोंड इतने हैं, कि भील कितने हैं, कि भिलाला कितने हैं, या दूसरी जो सहरिया जनजातियां कितने वो हैं। कितने, कोरकू कितने हैं, हाँ। तो उनके अनुपात में फिर पद का विभाजन भी करना पड़ेगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर इसका मकसद जो है, फैसले का मकसद ही यही है कि जो पिछड़ा है, जो अंत्योदय, अंत का मतलब जो अंतिम पंक्ति है उसका उदय हो, तो ताकि उसको आरक्षण का लाभ मिल सके। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि देखिए अधिकारी किस तरीके, चूंकि आपने मामला फार्मूले का उठाया, तो किस तरीके से अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। आप मध्य प्रदेश का संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि देखिए आप मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार 27% आरक्षण ओबीसी को कर गई थी। कुछ पदों को लेकर जो है वो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और कई जगह मतलब निर्णय भी दिए। लेकिन सवाल ये कि अधिकारियों ने केवल उन पदों को छोड़कर, उस विषय को छोड़कर, उस विभाग को छोड़कर बाकी जगह 27% में भर्ती कर डाली। अब सवाल ये है कि अगर एक विभाग में 27% पे भर्ती नहीं हो सकती तो दूसरे में कैसे सब में हो नहीं होना सकती है? चाहिए थी। लेकिन अधिकारी अपने जान छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा साहब भर्ती कर दो, बाकी अब जो है वो भुगतेगा कोर्ट से बाद में। निपटते अब रहेंगे। सवाल ये कि अगर इन भर्तियों को कहीं चुनौती दी जाती है तो स्वाभाविक तौर पर वो जो चयनित हुआ है उसका क्या कसूर है, लेकिन वो मामला न्यायालय में जाता है तो वो अटक जाते हैं। तो इस तरह के कई मामले होते हैं। मुझे लगता है कि एक स्पष्ट फार्मूला या तो केंद्र द्वारा ही तय किया जाएगा जो सभी राज्य उसको फॉलो करें, ताकि अलग अलग स्थितियां लेकिन पैदा ना दिक्कत हो। ये भी है कि हर राज्य में एससी वर्ग में इतनी बस जातियां स्वाभाविक तौर हैं, पर कोई देखिए, किसी राज्य में एससी में आता है, कोई किसी राज्य में एससी में नहीं आता है। ये भी है, एक एक मात्रा और अक्षर को लेकर के जातियां बदल जाती हैं। तो ये भी है इस नहीं, देश तो की वो देखिए विसंगति। जो जातियां जो अनुसूची में हैं, जो दर्ज हैं, वो स्वाभाविक तौर बस पर जो उसमें, गजट में अगर पहले से दर्ज हैं, अगर वो नहीं है तो अब जैसे मध्य प्रदेश में मीना जाति को लेकर ही कई तरह वही, के वो वही। हैं कि वो मालूम चला कि विदिशा में वो जाति ओबीसी में आती है, लेकिन दूसरी जगह वो उसमें यस। नहीं आती है, दूसरे जिले में। यस। तो इन विसंगतियों को तो निश्चित तौर पर मतलब देर लेकिन सवेर वही है सुधारा ही जाएगा। कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये बड़ा सवाल है, हाँ, तो पेचीदा। वही बात है ना कि आप देखिए कि 1990 में जब मंडल कमीशन आया था तो कैसा देश में हिंसा का दौर बना था, सबने देखा है। उसके बाद 2006 में वो जो एक मामला हुआ था उसको लेकर भी इसी तरह की स्थितियां बनी है। लेकिन फिर ना अब कोई भी गुर्जर आंदोलन राजनीतिक देखा दल है, अपने बहुत हाथ चीजें नहीं देखी। जलाना चाहता दीपेश, इसलिए जो है वो मुझे लगता है कि ठीक है। पूरी व्याख्या इस फैसले की करने के बाद फिर कोई नया फार्मूला तैयार होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, भानु सर आपका शुक्रिया, और रवि जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर कोटे में कोटे का आदेश तो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कब कैसे इसका पालन होगा नहीं होगा, आगे क्या होगा, ये बड़ा देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।